अब एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं कि मान लीजिए ये श्योरिटी है, ठीक है। श्योरिटी किसके लिए है? डेटर के लिए है। श्योरिटी फॉर डेटर किसको है? श्योरिटी है क्रेडिटर को। मेन बंदा ये है, दूसरा इसको कहें, तीसरा इसको कहें। एक प्रश्न उठता है सहज भाव में, मैं श्योरिटी हूं, दूसरा बंदा कोई डेटर है, क्रेडिटर ने उधार दिया हुआ है और उधार के बदले कुछ मॉर्गेज भी लिया हुआ है। जैसे बैंकों में होता है कि आप गारंटर भी लाओ, कुछ संपत्ति भी हमारे पास रख के जाओ लोन के रूप में। तुम अगर नहीं दे पाओगे पैसा तो हम गारंटर से लेंगे और ये संपत्ति से लेंगे, पहले तो तुमको ही गला पकड़ेंगे। अब दिक्कत क्या होती है? सिचुएशन को समझिए कि अगर डेटर डिफॉल्ट कर जाए, डिफॉल्ट इन पेमेंट या रीपेमेंट ऑफ लोन, तो क्रेडिटर को क्या अधिकार है? डेटर प्लस मॉर्गेज, मॉर्गेज बोलते हैं, मॉर्गेज माने बंधक, कुछ संपत्ति बंधक रखिए डेटर। तो क्रेडिटर के पास एक ये विकल्प होता है, एक ये विकल्प होता है। इसीलिए कहा गया कि भाई 3 ट्राइपार्टाइट बारमूडा ट्रायंगल बन रहा है यहां पे, ठीक है। क्रेडिटर के पास इनके डिफॉल्ट की स्थिति में क्या विकल्प हैं? क्या ये पहले इसको पकड़े और कहे पैसा दो, पैसा मान लीजिए नहीं दे पाता है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको सेल प्रोसीडिंग करे। सेल प्रोसीडिंग इतनी आसान नहीं होगी, पहले जाए उसके कुर्की का आदेश कराए सिविल कोर्ट से, यहां से वहां से, इट इज नॉट टू इजी, ठीक है। या सीधे सीधे कहे ये गारंटर, चलो पैसा दो, तुम जल्दी से दो, तुम इसके गारंटर थे ना, पैसा दो। तो हो सकता है कि श्योरिटी कहे सुनो, ये पहले इसका जो ये मॉर्गेज रखा है इसको ना वसूलो, हम ही को क्या पकड़ने चले आ रहे हो। तो देखिए थोड़ा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? और क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? विवाद से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कानून तो जो था 128 में कह के धीरे से खिसक लिया। अब विवाद आ जाता है, अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जो आपके संविधियां हैं, नियम हैं, कानून हैं, एक्ट्स हैं, इनका निर्वचन करने की बात आती है। निर्वचन कौन करता है? वकील करे, विद्वान करें, चेशायर रिपोर्ट करें, चेट्टी करें, अमित मिश्रा तो नहीं करेंगे, अभी उतने बड़े नहीं हुए हैं, या तो फिर कोर्ट करे। तो ये सब लोग इंटरप्रिटेशन के पार्ट होते हैं। आप लोग इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, देखिएगा, पढ़ रहे होंगे ना इंटरप्रिटेशन? तो नहीं, अभी नहीं पढ़ रहे। हाँ, जब पढ़िएगा तब देखिए यहां पे समस्या ये 128 में इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। देखिए जब भी विवाद उत्पन्न होता है बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद, बैंक ऑफ बिहार बनाम दामोदर प्रसाद जी का मामला होता है। इसमें यही जो मैंने बताई स्थिति वही उत्पन्न होती है। क्रेडिटर सोचता है कौन डेटर के पचड़े में पड़े, इसके संपत्ति से कैसे वसूले, इसी को पकड़ो, ये कैश हमारा पेमेंट कर दे, हम फ्री हो जाएं। ठीक है, ये कहता है ना हम नहीं देंगे, पहले तुम्हारे पास उसकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी, उसके पास जाओ उसको वसूलो, फिर अगर कम पड़ेगा तो मेरे पास आना। हो गई समस्या। तो जब सिविल कोर्ट में सूट फाइल होता है, मुकदमा चलता है, तो जिसको कहेंगे ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, ये श्योरिटी सही कर रहा है, जाओ ना पहले ये मॉर्गेज से पैसा वसूलो, यहां से अगर कुछ बचा जाएगा तो तुम आना इनके पास, इनसे ले सकते हो, लेकिन फॉर रियलाइजेशन पर्पस गो टू डेटर फर्स्ट।
उसकी जो आपने प्रॉपर्टी लिया उसको पहले आप बेचो ना, फिर आना इसके पास। कह दिया इसने ट्रायल कोर्ट, श्योरिटी जो था थोड़ा ठीक ठाक रहा होगा, गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट को बैठ कर दिया कि जाओ भाई तुम पहले दो। सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला। सुप्रीम कोर्ट में कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ श्योरिटी टू पे। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय डेटर। सब लोगों ने कहा पहले डेटर के पास जाओ, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय प्रिंसिपल डेटर इट इज द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी टू पे। कोई जरूरी नहीं है कि जो उपचार क्रेडिटर को, जो रेमेडीज क्रेडिटर को डेटर के अगेंस्ट मिली हैं, डेटर के अगेंस्ट मिली हैं, पहले उनको यूटिलाइज कर ले, वो पहले उनको वो एग्जॉस्ट कर ले, यानी वो उसकी जो ये विकल्प है ये सब समाप्त हो जाए, तभी आप श्योरिटी के पास जाएंगे। दिस इज नॉट क्या नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक कतई नहीं है कि जब तक आपके क्रेडिटर्स के जो राइट्स हैं अगेंस्ट डेटर वो एग्जॉस्ट ना हो जाएं, तब तक आप श्योरिटी के पास नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई नियम नहीं है। श्योरिटी होता ही इसीलिए है, श्योरिटी होता ही इसीलिए है कि डेटर से पैसा या जो भी मामला है वो उसको दिलवाएगा। तो पहले श्योरिटी का गला पकड़ लो, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरप्रिटेशन से ये मामला निकला, इसके बाद क्या होता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक केस देख लीजिए। इलाहाबाद का नाम आता है तो दिल खुश हो जाता है। हाँ बोलो सर, बोलो। ये श्योरिटी के पास अगर डायरेक्ट जाएंगे, हाँ, तो कितना उससे वसूलना ये कैसे पता चलेगा? मॉर्गेज मतलब मॉर्गेज को भी तो मॉर्गेज वसूलना क्या है? मॉर्गेज छोड़ दो उसका, वो फिर जाएगा श्योरिटी इससे वसूलेगा। तुम्हें पैसा मिल जाएगा तो मॉर्गेज बंधक बना के, बंधक तो इसलिए रहता है ना, मान लो 1 लाख की प्रॉपर्टी है और 50,000 रुपए हमने लोन लिया है, तो उस प्रॉपर्टी को बेच के बैंक क्रेडिटर पैसा ले सके, इसलिए मॉर्गेज होता है। मॉर्गेज छोड़ देगा, इससे पैसा मिल जाएगा, मॉर्गेज छोड़ देगा, जाओ भैया तुम अपना वसूलो, हमसे कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होगा कि सिक्योरिटी से भी पैसा ले लेगा और मॉर्गेज को भी बेच लेगा, ऐसा नहीं। यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला, यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस गैरलॉन, और क्या नाम लिखा है? गैरलॉन पॉलीफैब इंडस्ट्रीज, पॉलीफैब। इतना ही आप जानिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला आता है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद, ये ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट सबने अगेंस्ट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में दे दिया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस गैरलॉन GARLON पॉलीफैब POLYFEB इंडस्ट्रीज के मामले में बिना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कहीं नाम लिए ये कहा कि क्रेडिटर बिना अपने राइट्स के एग्जॉस्ट हुए, जो कि हाइपोथिकेटेड, इसको मॉर्गेज बोलते हैं, हाइपोथिकेशन बोलते हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, तो हाइपोथिकेटेड प्रॉपर्टी जो है उस पर बिना कोई कार्यवाही किए सीधे सीधे श्योरिटी के पास जा सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसी का एक उल्टा मुकदमा भी आता है, मतलब फिर निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कुछ उसके दिमाग में आया होगा। मैंने पहले कहा है कि भाई जो ऊपर बैठता है ना वो कुछ भी करे, उल्टा सीधा एक समान, उनके लिए सब क्षम्य होता है, ठीक है, सब क्षम्य होता है। एक बार आप लॉकडाउन लगा दें 6 महीने पहले, चाहे उसमें पैदल चलते चलते आदमी मर जाए, ठीक है, और एक बार आदमी मर रहा है तब तो नहीं लॉकडाउन लगाएंगे। बात समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि ऊपर जो बैठा होता है ना, एक छोटा सा ऑर्डर, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब हो जाएंगे, मतलब जज हो जाएं, छोटा सा ऑर्डर एक पलट दें, आपको लगे लाख सही है, वो लाख सही रहे, लेकिन जो नजीरें हैं, जो कानून है, उसके एक पॉइंट पे आप उल्टा निर्णय दे दें, अगर सही निर्णय दे दें मैं कहूं,
तो आप टर्मिनेट हो जाएंगे इसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट आप पे होता है ना, आप पे आपका अधिकारी होता है, जुडिशियल जो लोअर जुडिशियरी में जजेस होते हैं। लेकिन वो चाहे तो अपना फैसला आज पढ़ते हैं, कल एक महान न्यायमूर्ति ने कुछ कहा, आज दूसरा कुछ कह सकता है, उनके पास पावर होती है। तो एक केस आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मनकू नारायण, यूनियन ऑफ इंडिया शॉर्ट में वर्सेस मनकू नारायण। ठीक है, इस केस में क्या होता है, दिल्ली हाई कोर्ट का मामला होता है, दिल्ली हाई कोर्ट का मामला होता है, उसमें कुछ वही स्थिति आती है। तो क्रेडिटर को कहता है कि पहले जाओ, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी हो, डिक्री, आप जब आ जाइएगा सीपीसी में पढ़िएगा तो डिक्री ऑर्डर क्या क्या होता है वो पढ़िएगा। यहां सिर्फ आप जानिए कि एक डिक्री उसके फेवर में दी जाती है कि जाओ वसूल लो, लेकिन पहले जो तुम्हारे पास हाइपोथिकेटेड प्रॉपर्टी है, देखिए उल्टा निर्णय है, पहले हाइपोथिकेटेड प्रॉपर्टी पे जाओ, फिर जो बचता है आप श्योरिटी से ले लेना। ठीक है, तो यहां पे आप ये ध्यान पे रखिए कि पहले कहा गया कि डेटर से आप अपने जितने भी आपको रेमेडीज हैं, जितने भी उपचार हैं, आपके पास जितने विकल्प हैं, गो एंड एग्जॉस्ट देम फर्स्ट। मींस उसको रियलाइज करने के लिए, अपना जो लोन है उसको वसूलने के लिए आप डेटर को पहले पकड़ो, जो भी उसकी संपत्ति है, जो बचता है फिर आ जाओ इधर, श्योरिटी से भी लेने का अधिकार है, बट गो फर्स्ट टू डेटर। तो देखा आपने ऊपर के दो मुकदमे से ये सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा थोड़ा सा पलट जाता है, फिर सही नहीं रहता है, ये सही नहीं होता है। और एक केस फिर आता है, आपको मैं बताऊं, ध्यान रखिएगा 3-4 केसेस के आप नाम लिखेंगे तो आंसर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकेंगे। बाकी तो 2 केसेस पे भी काम चल सकता है, एक से भी चल सकता है, एक नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक केस आता है बढ़िया, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस इंडेक्स पोर्ट रजिस्टर्ड, इंडेक्स पोर्ट रजिस्टर्ड एंड, हाँ बस यही इतना, ये केस होता है। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलटा और कहा कि अंडर सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेव कह सकते हैं कि जो 128 में क्या कहा गया है कि एक्सटेंसिव, को एक्सटेंसिव होता है विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। तो जहां तक उसका ऋण का सवाल होता है, देखिए उसी को पकड़ा, इंटरप्रेट वहीं से किया कि 128 कहता है कि को एक्सटेंसिव होगा, को एक्सटेंसिव विद दैट जो भी है प्रिंसिपल डेटर का। तो मान लिया यहां पे इसका मतलब यही निकलता है, जितना डेटर लायबिल होगा उतना ही श्योरिटी भी लायबिल होगा। तो अगर 1000 के लिए डेटर लायबिल है तो बीइंग अ श्योरिटी, बीइंग अ गारंटर, श्योरिटी भी उस 1000 के लिए लायबिल होगा। इसलिए जो क्रेडिटर है वो श्योरिटी को पहले पकड़ सकता है, उसमें कोई हमारी तरफ से रोक नहीं लगाई जाएगी। देखिए मतलब फिर उसी पे आ गया कि debtor has a right to go to any of the, जो उसके डेटर्स हैं, डेटर एक तरह से दोनों हो जाएंगे, श्योरिटी और वो भी, तो he can go for surety, he can go for debtor। उस पर कोई ये ऑब्लिगेशन नहीं इंपोज किया जा सकता कि नहीं गो फर्स्ट टू डेटर देन टू श्योरिटी। बात समझ में आई यहां तक? तो यहां इसको ये फ्री कर दिया गया कि भैया जिसके पास हो उसके पास जाओ,
और इसी में उन्होंने एक चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स का, चिट्टी साहब है जो मैंने पहले नाम लिया, उनका एक 2 लाइन का कोटेशन है, उसको उन्होंने कोट किया कि सबसे पहले आप, मतलब आप देख लीजिएगा बुक में, वैसे मैं पढ़ भी सकता हूं, प्राइमा फेसाई द श्योरिटी में बी प्रोसीडेड अगेंस्ट विदाउट डिमांड अगेंस्ट हिम एंड विदाउट फर्स्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। चिट्टी साहब ने अपने बुक, कॉन्ट्रैक्ट की बुक में लिखा है कि जो क्रेडिटर है वो श्योरिटी को बिना किसी उसके पकड़ सकता है। पहले जरूरी नहीं है कि पहले वो डेटर के पास जाए उस ऋण का भुगतान पाने के लिए, इतना ही कहा। तो उस चीज को किसने, जे योगेश्वर दयाल, जस्टिस योगेश्वर दयाल जी थे इस केस में, इंडेक्स कोर्ट रजिस्टर्ड लिमिटेड के मामले में। तो योगेश्वर दयाल साहब ने चिट्टी साहब को कोट करते हुए ये कहा कि आप भाई फ्री हो, जिसको चाहो उसको पकड़ो, ये जरूरी नहीं कि पहले आप डेटर के अगेंस्ट आप सारी प्रोसीडिंग पूरी कर लो, तब फिर अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है तब श्योरिटी के पास जाओ, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिएगा। अभी रात में एक केस और मिल गया, ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलिएगा मत। एक अगर आप वहां पे जो पहला केस हमने बताया बैंक ऑफ बिहार वाला, और ये 2 भी लिख देते हैं तो आप में मतलब ठीक है, मान लिया जाएगा कि आप पढ़े हैं थोड़ा बहुत। और अगर ये 3-4 केसेस डाल देते हैं तो लगेगा थोड़ा सा और भी पढ़े हैं। और एक केस और डाल दीजिए, अभी जो रिसेंट 2013 का केस है, 12-13 का है मामला, ये कल मिल गया इसलिए मैं आपको बता दूं, रामकिशन वर्सेस रामकिशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। यह है 2013 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का है, और सेम वही बात कही गई जो अभी तक आपने इंडेक्स कोर्ट और इन सब में देखा कि क्रेडिटर हैज अ राइट टू गो टू डेटर और टू श्योरिटी टू रियलाइज द डेटेड अमाउंट, जो लोन अमाउंट है उसको पाने के लिए। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब देखो, एक लाइन मैंने पहले बताई तो इसको हेडिंग में आप डाल के लिख सकते हैं, हेडिंग में आप डाल के लिख सकते हैं कि surety is right to limit his liability or make conditional। ए अगर बी को एक, ये बी है क्रेडिटर मान लीजिए, ये है श्योरिटी मान लीजिए, ये है डेटर अगर 5,000 रुपए के लिए कोई लोन लिया है तो गारंटर जो है ये कह सकता है, इट इज श्योरिटीज राइट टू लिमिट हिज लायबिलिटीज। प्रतिभू का ये अधिकार होता है कि वो अपने दायित्वों को उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक सीमा रेखा प्रदान कर दे, एक लिमिटेशन प्रोवाइड कर दे। ठीक है, ये अगर श्योरिटी बन रहा है डी के लिए तो कह सकता है भी आप भले ही 5,000 दो, बट आई विल बी लायबल ओनली फॉर 2,000। अगर पी एग्री कर जाता है तो ठीक है, ये भले 500 का डिफॉल्ट करेंगे, इनकी लिमिटेशन कहां होगी, केवल 2,000 तक। बात समझ में आ गई? और इस तरह की कोई और शर्त वो रखना चाहे तो अपनी तरफ से रख सकता है, शर्त सहित संविदा मानी जाएगी गारंटी की, गारंटर की ओर से। ये आप एक हेडिंग में अलग से लिखिएगा, ठीक है। और एक पढ़ते हैं धारा 129, जहां पे आप समझ ले लायबिलिटी यहां पे खत्म हो रही है। श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होगी, कैसी होगी, कितनी होगी, कब उसको एक्सक्यूट किया जाएगा, ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं। अब देखिए धारा 129, यहां पे
श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जा रही है। हम नई चीज देखने जा रहे हैं कि 129 में क्या कहा गया, 129 यहां कहा जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या लायबिलिटी होगी? अभी तक तो सिंपल लायबिलिटी, सिंपल जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सिंपल था। अब यहां पे कंटिन्यूइंग गारंटी, इसमें लायबिलिटी क्या होगी? लायबिलिटी इन कंटिन्यूइंग गारंटी, ये धारा 129 में कहा गया चालू या गारंटी, क्या बोलेंगे इसमें, क्या लिखा है 129 में? चलत प्रत्याभूति। चलत मैंने भाई कंटिन्यू है, चालू है, चल रही है, ठीक है। तो चलत का मतलब यही है कि जो कंटिन्यू हो, चलत प्रत्याभूति। अब चलत प्रत्याभूति क्या होता है, पढ़ चुके हैं। जैसे कंटिन्यूइंग वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे यहां कंटिन्यूइंग गारंटी है एक समय के लिए। 129 पढ़िए, फिर समझ में आएगा। जल्दी से खत्म करेंगे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। प्रत्याभूति, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी, नहीं सॉरी कहां पढ़ना है, 129 पढ़ना है। गारंटी सबके पास है ना, पेयर खोल के रखना। A guarantee which extends to a series of transactions is called a continuing guarantee. आप कुछ लगातार काम कर रहे हैं, ये पहला इलस्ट्रेशन देखिए, आप कोई लगातार काम हो रहा है। जैसे एक बंदा कहीं एम्प्लॉय किया जाता है, ये ए है, ये एम्प्लॉयड है। पहले मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट के लिए भी गारंटी होती है। किसी फर्म में जहां पे कैशियर का काम है, तो ये क्या करता है, 1 2 3 4 5 6 महीने में 30 दिन है, 30 दिन ये क्या करता है, जो भी कलेक्शन होता है इनके फर्म का, उसको कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 5,000, कभी 2,000। देखिए ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हिंदी में लिखा गया है, वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार समव्यवहारों की किसी आवली पर हो। आवली का क्या मतलब है, सीरीज, ये क्रम चल रहा है। तो इसमें भाई जब गारंटी मान लीजिए ए बी की गारंटी लेता है 10,000 रुपए के लिए, कि भाई ठीक है इनको आप एम्प्लॉयमेंट पे रखो, कोई गड़बड़ करेंगे तो मैं 10,000 रुपए तक पे करूंगा। अब देखिए 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, कई सीरीज है, सीरीज में काम हो रहा है। तो किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए इन्होंने नहीं कहा, जहां कहीं ये फॉल्ट करेंगे वहां पे 10,000 की इनकी लायबिलिटी फिक्स हो जाएगी। दिस इज द सीरीज, आवली में सीरीज, ये श्रेणी है किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए। आप देखिए इसमें अभी हम उदाहरण देखते हैं तो समझ में आ गया, यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि a guarantee which extends to a series of transaction is called continuing guarantee। तो continuing guarantee ये हुई कि 10 ट्रांजैक्शंस ये बंदा करेगा, तो इन सब के लिए, सब पे जिस पे भी वो फॉल्ट करेगा वहां इनकी लायबिलिटी रेज होगी। जल्दी से हम इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं, समझ में आएगा। ख से माल कहां चला गया, A in consideration that B will employ C in collecting the rent of B's जमींदारी, वही मान लीजिए B की जमींदारी में ये रेंट कलेक्ट करेंगे। क्या होता है फिर, promise A promises B to responsible to the amount of rupees 5,000 for the due collection and payment by C of those rents. It is a continuing guarantee। ये पहला वाला इलस्ट्रेशन यही है कि हम कह रहे हैं आपका इकट्ठा करते रहेंगे, आपको देते रहेंगे पैसा। इसके लिए 5,000 रुपए तक के लिए इन्होंने लिया है, जहां भी 5,000 की पार्ट, जहां ज्यादा की भी पार्ट हो सकती है, लेकिन 5,000 तक के लिए लायबिलिटी इनकी फिक्स है। तो पहले मैंने बताया कि कंडीशनल हो सकती है। दूसरा क्या है, ए गारंटीज पेमेंट टू बी अ टी डीलर टू अमाउंट ऑफ 100 पाउंड फॉर एनी टी ही में from time to time supply to be। देखिए B supplies C with a tea to above value of 100 pound and C pays B for it। Afterward B supplies C with tea to the value of 200 pound,
सी फेल्स टू पे। देखिए यहां तो वही बात हुई कि ए ने ये श्योरिटी हुए, ये बी को जो कि क्रेडिटर है सी के लिए गारंटी दी जो कि डेटर है। ए ने कहा सी को आप सप्लाई चाय की देते रहिए और अगर ये कहीं दिक्कत करते हैं, कहीं प्रॉब्लम करते हैं तो मैं 200 पाउंड के लिए या 100 पाउंड के लिए दायी होऊंगा। मतलब आई विल बी लायबल टू पे ₹100 इन केस ऑफ सीज डिफॉल्ट। ठीक है, तो इन्होंने 200 का पहले इनको सप्लाई दिया, 100 के बजाय 200 का दिया। ध्यान दीजिए, 200 का सप्लाई दिया, सी ने उसको पे कर दिया, 200 पे, पहला हिसाब खत्म। फिर मान लीजिए क्या लिखा है, जो भी लिखा उदाहरण, आप उदाहरण समझिए। फिर इन्होंने 100 रुपए से ज्यादा का दे दिया, 100 पाउंड से ज्यादा का इनको सप्लाई दे दिया, 200 का दे दिया, 300 का दे दिया, जो भी दे दिया। अब इस वाले में इन्होंने प्रॉब्लम पैदा कर दी, अपनी असली सूरत दिखा दी कि मैं बेईमान हूं। अब देखिए, एक के लिए यहां नहीं था, यहां सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस आप सप्लाई करो, लेकिन 100 तक के लिए मैं लायबिल होऊंगा। आप 1 महीने 2 महीने, एक इसमें टाइम पीरियड भी फिक्स हो सकता है कि भाई इतने टाइम पीरियड में आप सप्लाई करोगे, अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो मैं पे करूंगा, इतने रुपए तक अपने को लिमिट कर लिया। इट्स राइट, जो कि राइट दिया गया आपके 128 से ही एक्सप्लेन होके निकलता है। बात समझे आप? तो 200 रुपए का जब डिफॉल्ट कर रहे हैं तो बी कहेंगे यार तुमने कहा था, तो कहेंगे ठीक है मैं दे रहा हूं, 100 पाउंड ले लो मुझसे, मैंने 100 पाउंड का कहा था, आप 200 नहीं 500 नहीं अपनी दुकान दे दो, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी। तो यहां पे ए जो होंगे वो 100 के लिए ही लायबिल होंगे। तीसरा केस जल्दी से देखिए, और एक केस नाम लिखिए, के वर्सेस ग्रोव्स, के ए वाई वर्सेस ग्रोव्स। ये इलस्ट्रेशन 3 सेम यही है, वो देख लें। ए गारंटीज पे टू बी प्राइस ऑफ 5 sacks फ्लोर। देखिए ए जो होते हैं वो बी को गारंटी देते हैं कि आप 5 बोरे अगर इनको सप्लाई कर रहे हैं, सी को 5 बोरे माल सप्लाई कर रहे हैं, 5 sacks ऑफ फ्लोर। आप आटा अगर सप्लाई कर रहे हैं 5 बोरी 1 महीने में, 5 sacks 1 महीने में, कितने दिन में था? टू बी डिलीवर्ड बाय बी टू सी। ठीक है, 5 sacks आप फ्लोर इनको आप सप्लाई करोगे, अगर इसमें डिफॉल्ट करेंगे तो मैं पे करूंगा, श्योरिटी कहता है। ठीक है, 5 sacks तक की बात भी है केवल, ज्यादा नहीं, ध्यान रखिएगा। ये है क्रेडिटर, ये है डेटर। हुआ क्या कि 5 बोरी की सप्लाई हो गई इनको, 5 बोरी की सप्लाई हुई, बी डिलीवर्स 5 sacks टू सी, 5 बोरी इन्होंने इनको दे दिया, इसका पैसा मिल गया। ध्यान रखिएगा, जब उसी 5 बोरी के लिए था एक पैसा मिल गया तो ये यहीं से इनका लायबिलिटी खत्म हो जाती है। फिर क्या करते हैं, दोबारा इनको फिर 4 बोरी, अब सोचते हैं ये तो ईमानदार आदमी है, इसको 4 बोरी फिर से सप्लाई दे दिए, डिफॉल्ट कर गया। तो इनके पास है, उन्होंने कहा मैंने 5 बोरी की बात की थी, बस एक बार 5 बोरी 1 महीने में, चाहे 1-1 करके देते, चाहे 4-4 करके देते, 4 और 1 देते, 2-2 करके देते, 5 से ज्यादा नहीं। अब 5 का एक बार मिल गया, नाउ आई एम नॉट लायबल टू पे एनी ऑफ द जो भी लायबिलिटी है। तो बात यहां पे समझ में आई, कंटिन्यूइंग क्या होता है, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हुई, इसके इलस्ट्रेशन क्या है। थर्ड वाला के वर्सेस ग्रुप्स पे आधारित है, इसको आप लिख सकते हैं। अब आगे जब हम पढ़ेंगे क्लास में तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी, श्योरिटी कब अपने लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा, हम चर्चा। ठीक है।